नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। आपको पता ही है, अब तक आप जान ही चुके हैं कि कल रात को हमला जो किया था अल उबैदा बेस में, कतर के अल उबैदा बेस पर जो हमला किया था ईरान ने, उसके बाद से माहौल बहुत तेजी के साथ बदला। रात में ट्रंप ने घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया। हालांकि सीज फायर का जो टाइम तय किया गया था उसके ठीक पहले इजराइल ने हमला किया और इजराइल के बाद ईरान ने बारबीशा के ऊपर जो हमला किया है उसमें 11 कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये तो न्यूज है। असल खेल है इस न्यूज के पीछे कि आगे क्या होगा। मैं एक बात याद दिला दूं, जब ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते बाद मैं फैसला करूंगा, तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बड़े झूठे दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा करना गलत है। और अब जब सीज फायर की बात हो रही है कि सीज फायर हो गया है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इजराइल की जितनी उम्र है उससे ज्यादा वो सीज फायर तोड़ चुका है। आप ग्रोक से पूछेंगे, किसी एआई से पूछेंगे या गूगल जाकर सर्च करेंगे, आपको पता यह चलेगा कि इजराइल अभी तक अपने वजूद में आने के बाद 78 से ज्यादा सीज फायर्स को तोड़ चुका है। मैं अक्सर यह बात कहता हूं जो उस इलाके में कही जाती है कि जब सीज फायर होता है तो दूसरा वाला जो पक्ष होता है वो सीज कर जाता है, इजराइल अपनी तरफ से फायर करता रहता है। आपने लेबनान के साथ सीज फायर में देखा, अभी हाल की बात कर रहा हूं, पहले की बातें छोड़ दीजिए। हमास के साथ जो सीज फायर हुआ था उसमें आपने देखा, लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ था उसमें आपने देखा, और यहां भी वही कोशिश की लगातार। खास तौर पर हिंदुस्तान में गोदी मीडिया में देख रहा हूं, यह फैला रहा है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने हमला किया, लेकिन हकीकत यह है कि पहला हमला उसके बाद इजराइल ने किया और वहां के एक साइंटिस्ट को, ईरान के एक साइंटिस्ट को मार दिया। उसके बाद ईरान के डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 और 7 में हमले किए गए और उसके जवाब में ऐसा हमला किया है ईरान ने कि इजराइल थर्राया हुआ है। आईडीएफ का अपना अकाउंट कह रहा है कि पिछले कुछ घंटों में तीसरी बार इजराइल के सारे लोग अपने अपने बंकर में जाकर घुस गए हैं। कल रात को नेतन्याहू ने अपने मिनिस्टर्स को कहा था कि प्लीज कोई बयान मत दो सीज फायर के बारे में। कल जब मैंने दोपहर में यह बात कही थी कि इजराइल अब खुद चाहता है किसी तरह से जंग खत्म हो जाए, क्योंकि उसके लिए इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं है। इस जंग के लंबे होने का मतलब है इजराइल की लगातार तबाही। मैंने यह भी कहा था कि ईरान में भी बम बरस रहे हैं, ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान की एक जेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है जिसमें पॉलिटिकल कैदी हैं। खास तौर पे कोशिश यह थी कि वो जेल का ताला टूटे, अंदर से पॉलिटिकल कैदी और बाकी लोग बाहर आए और ईरान में रेजीम चेंज की आखिरी कोशिश हो। वो कोशिश नाकामयाब हुई है। तो लगातार ईरान के ऊपर भी हमला हुआ है, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है, वो आराम से इन हमलों को एब्जॉर्ब कर सकता है। इजराइल जरा सा देश है, एक तिहाई से ज्यादा तेल अवीव नष्ट हो चुका है, हाइफा की रिफाइनरी खत्म हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खत्म हो गया है। ऐसे ही अगर कुछ और चीजें खत्म हो जाएं तो इजराइल के लिए फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। जो नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए सोच ये रहा था कि ईरान पे हमला करेंगे और हफ्ते भर के अंदर ईरान में खामनेई को मार के, अरगाची को मार के, पजेश्कियन को मार के वहां पे रेजीम चेंज कर देंगे, वो 10वां दिन आते आते, 8वां दिन आते आते उसके समझ में आ गया था कि ईरान को झेलना आसान काम नहीं है। और उसके बाद सारा तमाशा शुरू हुआ। देखिए, वेस्ट की मीडिया में कल रात को ही मैंने लिखा था कि अमेरिकन मीडिया में लगातार यह खबर चलाई गई कि ईरान ने पहले से बता दिया था कतर को और अमेरिका को। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि जब अमेरिका ने फोर्दो और बाकी 2 जगहों पर बमबारी की थी, उस समय भी उसने ईरान को पहले से बता दिया था कि हम बमबारी करने जा रहे हैं। पूरा खेल क्या समझ में आ रहा है? पूरा खेल यह समझ में आ रहा है कि इजराइल बुरी तरह से फंस गया था। अमेरिका शुरू से उसके साथ था, तो कुछ ना कुछ अमेरिका को करना था ताकि लगे कि इजराइल ने अपना जो गोल है वो हासिल कर लिया है। वरना नेतन्याहू की भयानक बेइज्जती होती और ट्रंप की भी भयानक बेइज्जती होती कि कुछ कर ही नहीं पाए ईरान में। तो अमेरिका ने यह तय किया कि ठीक है, उनके जो एटॉमिक सेंटर्स हैं उस पर हम हमला करेंगे, ताकि नेतन्याहू अपने लोगों के बीच में जाके कह सके कि देखो, उनके जो एटॉमिक सेंटर्स थे वो हमने खत्म कर दिए।
हकीकत यह है, मैंने पहले दिन भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी यही बात कह रहा हूं कि हकीकत यही है कि वहां से सारा का सारा जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो हटा दिया गया था और दुनिया में किसी को यह नहीं पता है ईरान के अलावा कि वो एनरिच्ड जो यूरेनियम है वो है कहां। इसकी वजह बहुत साफ थी, अगर एनरिच्ड यूरेनियम होता और वहां पर बम गिर के वहां तक पहुंचा होता तो बहुत तेज रेडिएशन फैलता। आज ईरान से बाहर वो रेडिएशन जा चुका होता। कल ही मेरी कोम में किसी से बात हुई, उसके पहले भी बात हुई थी और सबने यही कहा कोम बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर है वहां से, वहां तक भी अगर रेडिएशन नहीं पहुंचा है इसका सीधा मतलब है कि वहां से सब कुछ हटा दिया जा चुका है। जिस बात को अब जेडी वांस जो वहां का उपराष्ट्रपति है अमेरिका का वो भी मान चुका है और बाकी लोग भी मान चुके हैं। तो एक नकली और दिखावटी हमला किया गया अमेरिका द्वारा ईरान पे और मुझे लगता है कि ईरान ने यह कहा कि अगर तुम नकली और दिखावटी हमला करोगे तो हमें भी तुम्हारे किसी न किसी अड्डे पर हमला करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि विटकॉफ लगातार ईरान के टच में रहा है। विटकॉफ यानी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का राजदूत है विटकॉफ, वो लगातार ईरान के टच में रहा है इस पूरे दौर के दौरान। इस बीच में क्या होता है, अरगाची जाते हैं रशिया और वहां पुतिन से भी बातचीत होती है और मुझे लगता है कि मिलजुल कर यह तय किया गया कि ईरान को भी यह इजाजत दी जाए कि वो अमेरिका के एयरबेस पर हमला करे, ताकि वो ये बता सके कि अगर तुम हमारे यहां हमला कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे यहां हमला कर सकते हैं। कतर को पहले से बता दिया गया, बेस से लोगों को हटा दिया गया, लेकिन बेस पे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, ये तय है। कारण क्या है, कल कई सारे वीडियो कतर के नागरिकों के चल रहे थे और उन सबका कहना था कि कम से कम 3 या 4 भयानक विस्फोटों की आवाज आई है। कतर की धरती, दोहा की धरती हिलती हुई नजर आई है, ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। तो जब तक वो मिसाइल जमीन पे नहीं गिरेगी तब तक भूकंप नहीं आएगा। जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि 13 मिसाइल छोड़ी गई, उसमें से 12 को हमने मार दिया और एक कहीं भटक गई। अगर भटक गई होती तो ये आवाज नहीं आती, समंदर में जाके गिर जाती या कुछ और होती और सिर्फ एक बार आवाज आती। कतर में जितने वीडियोस आए हैं वहां के लोगों के, सबका कहना है कि मल्टीपल इंपैक्ट हुए हैं। यानी ईरान का जो दावा है कि उसकी कम से कम 3 से 4 मिसाइलें कल गिरी थीं अल उबैदा एयर बेस पर, वो एक हद तक सही है। कम से कम 3 मिसाइलें वहां पर गिरी हैं और उससे क्या नुकसान हुआ है, जान का नुकसान तो नहीं हुआ है क्योंकि सैनिकों को हटा दिया गया था, यह सच है। ईरान जंग को बहुत लंबा नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वहां उसने पहले से कतर को बताया और वहां से लोगों को हटा दिया गया था, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन माल का नुकसान पक्के तौर पे हुआ है। यह अलग बात है कि कतर की जेब से वो चुकाया जाएगा, अमेरिका के ऊपर कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा। इस जंग का सारा खर्चा कतर और सऊदी अरबिया जैसे मुल्क ही उठाएंगे, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद ही मैंने ट्विटर और फेसबुक दोनों पर लिख दिया था कि जंग अब ऐसी जगह जा चुकी है जहां या तो 2-4 दिनों में जंग खत्म हो जाएगी और या फिर ये महीनों और हो सकता है बरसों चले। क्योंकि जिस समय हमला हुआ था, अगर अमेरिका ये फैसला करता कि हम पलट के हमला करेंगे तो सीधी सी बात थी कि ये महीनों और बरसों जंग चलती और उसमें भयानक तबाही होती। कुछ लोगों ने कल ही ये फर्जी खबर चलाना शुरू कर दिया कि सऊदी अरबिया के ऊपर से अमेरिकन जेट उड़ रहे हैं, हमला होने वाला है, ये होने वाला है। एक बात मैं बता दूं, ट्विटर पर कम से कम एंगेजमेंट फार्मर्स बहुत सारे पैदा हो गए हैं जो जानबूझकर ऐसी खबरें चलाते हैं जिनमें लोग ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि उनके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। हमेशा जब भी खास तौर पे वॉर चल रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ उन हैंडल्स पे भरोसा कीजिए जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वरना तो यहां हर आदमी एक्सपर्ट है, जिसके जो मुंह में आता है वो बकता है, चाहे कुछ पता हो चाहे ना पता हो। जैसे आज का ही मैंने आपको बताया, सारे लोग कह रहे हैं ईरान ने हमला कर दिया, कोई ये नहीं बता रहा है कि उसके पहले इजराइल हमला कर चुका था और इजराइल ने एक साइंटिस्ट को मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वीडियो ऑडियो जारी किया और वो ऑडियो ये है कि मोसाद के लोग धमका रहे हैं ईरान के 12 आईआरजीसी कमांडर्स को कि या तो अपनी पोजीशन छोड़ दो, आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ तुरंत बयान दो, और या फिर तुमको अपने फैमिली और बच्चों के साथ मार दिया जाएगा। ये सारी बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी क्योंकि इन पर ट्वीट रिट्वीट नहीं मिलता है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको सीरियस जगहों को फॉलो करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों आपके वीडियो लेट होते हैं। लेट इसलिए होते हैं कि सबसे तेज की होड़ में मैं नहीं हूं, सबसे जल्दी बताने की होड़ में नहीं हूं। मेरी कोशिश यह होती है कि सबसे सही और सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाई जाए, अफवाहें आप तक ना पहुंचाई जाएं। खैर,
अब अगर ये समझौता हो गया है, मैं तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये शूट कर रहा हूं और दोनों तरफ से खबरें आई हैं कि समझौता अब जाकर लागू हो गया है। तो अब अगर ये समझौता हो गया है तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि 78 बार मैंने आपको बताया इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इस बात की क्या गारंटी है कि आगे वो ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात, आप इस बात को याद रखिए कि कतर का जो अल उबैदा बेस कैंप है वो कोई कतर के फायदे के लिए नहीं है। उसकी फाइनेंसिंग पूरी कतर करता है, पैसा कतर करता है, लेकिन वो दरअसल इजराइल पर होने वाले किसी हमले को रोकने के लिए है, वो इजराइल के फायदे के लिए है। ऐसे ही मिडिल ईस्ट में ज्यादातर जो बेसेस हैं उनका मिडिल ईस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिकन हितों के लिए है। यह सवाल कब उठाया जाएगा? और ईरान अगर इसको ऐसे ही बर्दाश्त करता रहेगा कि वो सारे के सारे बेस एज इट इज बने रहें, तो जिस दिन ईरान दोबारा कमजोर होता दिखेगा या जरा भी कोई फॉल्ट लाइन दिखाई देगी, आप यकीन जानिए इजराइल और अमेरिका दोबारा से हमला करेंगे। ये ब्लड थर्स्टी लोग हैं, बिना जंग के इनका काम नहीं चलता है और ईरान इनकी आंखों में चुभ रहा है। ये तो अलग बात है कि शाह पहलवी जिसको लाके बिठाना चाहते हैं उसको ईरान में पसंद करने वाले लोग हैं नहीं। अगर वो ईरान में आया तो शायद उससे उसके बाप का बदला लेने की लोग कोशिश करेंगे, जिसने हजारों ईरानियों को बिना मतलब मरवा दिया था। लेकिन अगर कोई दूसरी फॉल्ट लाइन खड़ी होती है तो ईरान को हमेशा सावधान होना होगा कि ये सारी ताकतें उसके खिलाफ खड़ी होंगी। कल जब ईरान ने हमला किया तो कतर, सऊदी अरबिया, बहरीन, लेबनान सब ने खटाखट बयान जारी कर दिया। ट्रंप ने कोई बयान नहीं जारी किया। ट्रंप ने तो उसकी मजम्मत भी नहीं की। ट्रंप ने तो थैंक यू कहा हर बात के लिए। लेकिन सऊदी अरबिया, कतर और बाकी सारे मुल्कों का आप देखिए किस तरह का डिनंसिएशन आता है। कहते हैं कि अगर कतर रिटेलिएट करता है तो भी हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। ईरान को बेहद सावधान रहना होगा अपने पड़ोसियों से भी और इजराइल और साथ में अमेरिका से भी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फलस्तीनी अवाम का क्या होगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 3,77,000 लोग, 3,77,000 लोग जो हैं वो गायब हैं फलस्तीन से, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ज्यादातर तो या तो मारे जा चुके हैं या रबल्स के नीचे दबकर मर गए हैं, यानी हर तरह से मारे जा चुके हैं। 60,000 लोगों की ऑफिशियल संख्या है, यानी तकरीबन 4 लाख लोगों को फलस्तीन में मार दिया गया है। और जब यह सब चल रहा था तो भी फलस्तीन के ऊपर बमबारी बंद नहीं हुई थी, फलस्तीन के लोगों को मारना बंद नहीं हुआ था। वहां इमदाद के लिए लोग जुटते हैं और उनको गोली मार दी जाती है। मेरा एक सवाल है कि ईरान ने गजा को इस सीज फायर में शामिल किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं शामिल किया है। क्या गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है? क्या ईरान चूंकि ताकतवर था इसलिए उसने तो समझौता कर लिया इजराइल के साथ, गजा चूंकि कमजोर है तो उसको उसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है? जहां तक इजराइल के लोगों का सवाल है तो आप याद रखिए कि इजराइल के लोग किस तरह से सोचते हैं, उसके लिए एक सर्वे बहुत काफी है। 82% इजरायली चाहते हैं कि गजा के सारे लोगों को गजा से बाहर कर दिया जाए। 82%, सोचिएगा। 56% इजरायली तो यहां तक चाहते हैं कि जो फलस्तीनी इजराइल के नागरिक बन गए हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाए, यानी उस पूरी टेरिटरी में कोई फलस्तीनी ना रहे। और 47% यानी आधे से थोड़े से कम है जिनको लगता है कि जब जंग होती है तो जोशुआ वाला तरीका अपनाना चाहिए, यानी सबको खत्म कर देना चाहिए, औरतों, बच्चों, मर्दों सबको खत्म कर देना चाहिए। इस तरह का सड़ा हुआ समाज है इजराइल का और जिसका कहर झेल रहा है गजा। ये वीडियो मैं सुबह देख रहा था और मेरी आंख भर आई। ये बच्चा अपने बाप के जूते हाथ में लिए बैठा रो रहा है, उसके बाप को मार दिया गया है। और ऐसे सैकड़ों हजारों वीडियोस पूरी दुनिया में तैर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि इस पूरे मामले में ये जो हुआ है सीज फायर, इस पूरे मामले में क्या गजा को किनारे छोड़ दिया गया है? और अगर गजा को किनारे छोड़ दिया गया है तो यकीन जानिए ये बड़ा गुनाह है। 2-4 दिनों में समझ में आएगा कि गजा के साथ क्या बिहेव किया गया है। लेकिन अगर ईरान ने गजा पर कोई बात किए बिना अपना सीज फायर कर लिया है तो बहुत सीधी सी बात है कि यह अपने आप में एक गलत बात है, अपने आप में एक गुनाह जैसा है। इस समय ईरान ताकतवर था, इजराइल झुका हुआ है
और उसको यह करना चाहिए था कि गजा पर भी कोई समझौता करा दे। और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर अंदर जो बात हुई होगी उसमें गजा का मामला भी जरूर आया होगा। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1-2 दिन में गजा से भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। एक और खबर जिसका कहीं जिक्र नहीं है वो है डेविड बर्निया के बारे में। डेविड बर्निया मोसाद का हेड है या हेड था, यह सवाल बड़ा है, क्योंकि यह खबर यह आई थी कि मोसाद हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला किया था ईरान में, उसमें डेविड बर्निया मारा गया है। यह खबर आई और यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी नहीं चली, गोदी मीडिया में भी नहीं चली और इजराइल के मीडिया में भी इस बाबत कोई बड़ी खबर नहीं आई। लेकिन उसके बाद से अभी तक डेविड बर्निया सामने भी नहीं आया है। तो अगर मोसाद के चीफ को इस लड़ाई में मार दिया है ईरान ने, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी जिसका इजराइल के ऊपर बड़ा असर होने वाला होगा। असल में यह पूरी लड़ाई सबसे ज्यादा कोई हारा है पर्सनल तौर पर तो नेतन्याहू हारा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी पूरी प्लानिंग, उसका पूरा सपना पलट के इजराइल के ऊपर आ गया है। अपने पूरे वजूद में पहली बार इजराइल ने इस तरह की मार झेली है जिसमें उसके नागरिक रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्योंकि अब तक दूसरों के घर तोड़कर तमाशा देखने में ही उनको मजा आता था। अब अगर जंग वाकई रुक जाती है, हालांकि आप याद रखिएगा किसी न किसी तरह से वो जंग करना चाहेगा। अभी कल उसने लेबनान पे हमला किया है, साउथ लेबनान पे हमला किया है। लेकिन अगर ये जंग मान लीजिए अगले 1 हफ्ते में पूरी तरह से रुक जाती है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसका मानी क्या होगा? इसका मानी बहुत साफ होगा कि नेतन्याहू के कुर्सी से जाने के दिन शुरू हो जाएंगे। वैसे ही उसके खिलाफ तमाम जांचें चल रही हैं। संसद में उसको सीनेट जो उनकी है, नेसेट जिसको कहते हैं, उसमें उसको हटाने के लिए प्रस्ताव आया था, उस पर वोटिंग बाकी है। और कुल मिलाजुलाकर स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि ये चले थे ईरान में रजीम चेंज करने, तख्ता पलट करने, इजराइल में भी तख्ता पलट हो सकता है। अगर डेविड बर्निया वाली खबर सही निकलती है और बाहर आती है तो यकीन जानिए तख्ता पलट का मामला बहुत तेज हो जाएगा। वही इजरायली नागरिक जो दूसरों को मारने के लिए पागल रहते हैं, अपने ऊपर जो बम गिरे हैं, अपने जिस तरह से उनके घर गिरे हैं, अपने जिस तरह से फ्लैट्स गिरे हैं, जैसे वो सड़कों पर आए हैं, उसके बाद वो नेतन्याहू के खून के पीछे पड़ जाएंगे। और बहुत मुमकिन है, जैसा मैंने कहा, कि नेतन्याहू बहुत जल्दी कुर्सी से चला जाए। और अगर नेतन्याहू कुर्सी से जाता है तो इजराइल में और दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। इंतजार करेंगे, जब जैसी अपडेट होगी अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और हां, आज शाम को 5 बजे ईरान के एक बड़े पत्रकार से बातचीत मैं कर रहा हूं। अभी जो पूरे हालात हैं उन पर हमारे साथ बने रहिए, 5 बजे ट्यून होइए और उनसे पूरी डिटेल बातचीत सुनिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।